Hello students, welcome back again. I am Raju sir from Momentous English classes and you are watching Momentous English classes. मेरे प्यारे छात्रों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज हम इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण यूज को लेकर आए हैं। जो इसका प्रयोग बेटा हमेशा मॉडल जो है वर्ब के रूप में होता है और उस यूज का नाम है बेटा मस्ट है। मस्ट का प्रयोग हमेशा मॉडल वर्ब के रूप में होता है। बेटा इसमें एक बात और ध्यान रखने योग्य बात है कि मस्ट का प्रयोग कभी टेंस में होता नहीं। मस्ट कभी टेंस हो ही नहीं सकता। यह एक सेंस है बेटा, यह एक सेंस है। इसका प्रयोग किसी टेंस में होता नहीं। ठीक है, तो मस्ट एक मॉडल वर्ब है। इसका प्रयोग हमेशा मॉडल वर्ब के साथ होता है, सहायक क्रिया के रूप में ही होती है। ठीक है, अब हम जानेंगे मस्ट का हिंदी अर्थ क्या होता है, मस्ट का प्रयोग किन किन रूप में होता है, कहाँ कहाँ होता है, इन सभी चीजों को हम डिटेल में यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप ध्यान दीजिए, बिना देर के हम इसको पढ़ते हैं और आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहला कॉन्सेप्ट है कंपल्सन या नेसेसिटी है। कंपल्सन या नेसेसिटी है, तो कंपल्सन मतलब बाध्यता, मजबूरी होती है। नेसेसिटी मतलब आवश्यकता होती है। ठीक है, तो अब यहाँ पर कंपल्सन या नेसेसिटी में किस प्रकार हम करते हैं, तो ऐसे प्रयोग में किसी व्यक्ति द्वारा उन कार्यों को करने की बाध्यता होती है, आवश्यकता होती है। लिख लो, कॉपी कलम खोलो, मैं बोल रहा हूं उसको लिखो। ऐसे प्रयोग में उन व्यक्तियों द्वारा किसी कार्य है ना, ऐसे कार्य करने की बाध्यता होती है जो बहुत ही आवश्यकता होती है। एक बार पुनः, ऐसे प्रयोग में किसी व्यक्ति द्वारा उन कार्यों को करने की बाध्यता, मजबूरी होती है जो बहुत ही आवश्यकता होती है। नोट हो गया? आइए इसको हम उदाहरण के द्वारा समझते हैं। जैसे एग्जांपल में यहां देखिए, अभी हमने क्या बोला, जो अति आवश्यक हो, बहुत ही जरूरी है। जैसे एक वाक्य सिंपल लो, हमें पढ़ना चाहिए, ये तो सामान्य हो गया। यहां पर शुड का प्रयोग हुआ, हमें अवश्य पढ़ना चाहिए। यहां पर हिंदी में अवश्य आ गया, आया कि नहीं आया, अंतर है ना। तो यहां देखिए कंपल्सन में क्या है, जैसे यहां पर उन कार्यों को, मतलब ऐसे कार्य मतलब यहां पर होने चाहिए जो बहुत ही आवश्यक हो। यहां पर जो मस्ट का प्रयोग, यहां पर मजबूरी जो बिल्कुल बाध्यता हो, सलाह ना हो, फर्म डिटर्मिनेशन नहीं हो, दृढ़ निश्चय नहीं हो, जो अति आवश्यक हो। जैसे मैंने बोला कि हमें प्रकृति के नियमों का पालन करना चाहिए, हमें प्रकृति के नियमों का पालन करना चाहिए। ये सुझाव सलाह नहीं है, ये क्या अति आवश्यक है, नेसेसिटी है, कंपल्सन है। हमें विश्वविद्यालय के नियमों का पालन करना चाहिए, ये क्या है, हमारी मजबूरी है। सैनिकों को कमांडर के जो आदेश होते हैं उनकी पालन करना चाहिए, उनकी आज्ञा मानना चाहिए, ये क्या है, कंपल्सन है, मजबूरी, आवश्यकता है। ये सुझाव नहीं है, फॉर्म डिटर्मिनेशन नहीं है, ये क्या है, मजबूरी है। आई बात समझ ना। तो इस प्रकार के वाक्यों को जो है हम यहाँ पर बाध्यता, नेसेसिटी के रूप में यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं हम। सैनिकों को, है ना, सैनिकों को आदेशों का पालन अवश्य करना चाहिए। देखिए इसका अनुवाद यहाँ पर लिखो, सोल्जर्स मस्ट ओबे द ऑर्डर्स। कम देखिए कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। सैनिकों को ऑर्डर्स मतलब आज्ञा होती है, सैनिकों को आदेशों का पालन अवश्य करना चाहिए, ये उनकी मजबूरी है, सुझाव नहीं है, ये उनकी मजबूरी है। कोई सुझाव नहीं देगा, ये मजबूर होते हैं सैनिक, उनके आदेशों का पालन उनको करना चाहिए। कमांडर हो, जनरल हो, जो भी इनके आदेश आते हैं उनके पालन का करना उनकी क्या होती है, बाध्यता होती है, मजबूरी होती है, उनकी आवश्यकता होती है। आई बात समझ में। हमें विश्वविद्यालय के नियमों का पालन करना चाहिए, उनका उल्लंघन नहीं करें, यह हमारी मजबूरी है। ठीक है, अब यहां पर देखो इसका अनुवाद होगा, वी मस्ट ओबे द रूल्स ऑफ द यूनिवर्सिटी। देखिए कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, बड़े ध्यान से देखो ना बेटा, कॉपी कलम खोल लो। वी मस्ट ओबे द रूल्स ऑफ द यूनिवर्सिटी, हमें विश्वविद्यालय के नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए। यहाँ पर क्या होगा, अवश्य चाहिए, जरूर चाहिए, इस फॉर्म में आप आता है। सिंपल में चाहिए नहीं, अवश्य चाहिए, जरूर चाहिए के रूप में आप आता है। ठीक है ना, तो ये क्या है, मजबूरी है, बाध्यता है। हमारी बात समझ रहे हो। और देखो यहाँ पर वाक्य देखिए, हमें प्रकृति के नियमों का पालन करना चाहिए। लिख लो, हमें प्रकृति के नियमों का पालन करना चाहिए। इसका अनुवाद क्या होगा, वी मस्ट
ओबे द लॉज ऑफ नेचर। समझ पा रहे बेटा, ध्यान दो, वी मस्ट ओबे द लॉज ऑफ नेचर, ये क्या है, बाध्यता है, मजबूरी है, ठीक है। उसे, जैसे मान लीजिए कोई लड़की किसी, जैसे रीता की माँ बीमार है, रीता की माँ बीमार है, उनकी जो कंडीशन है काफी क्रिटिकल है, अतः उसे भोजन अवश्य पकाना चाहिए। ऐसे कंडीशन में क्या होगा, उसकी बाध्यता, उसकी मजबूरी है। हमारी बात समझ रहे हो, तो मैंने बोला है ना, उसे भोजन अवश्य पकानी चाहिए, उसे भोजन जरूर पकाना चाहिए। अब इसका अनुवाद होगा यहाँ पर, सी मस्ट कुक, है ना, सी मस्ट कुक द फूड। यहाँ देखिए, समझा ना, ये क्या है, मजबूरी है। जैसे मैंने बोला, फिर से बार समझो, जैसे मान लो रीता है, चाहे सीता, चाहे गीता है, उसकी माँ की जो कंडीशन है काफी क्रिटिकल है, काफी दयनीय है, पिटिएबल है ना। तो ऐसे कंडीशन में उसकी क्या, खाना जो पकाना होती है, चाहे घर के जो भी कार्य देखभाल होगा, वो उसकी बाध्यता होगी, मजबूरी होगी, उसकी आवश्यकता हो जाएगी। तो सुझाव ऐसे कंडीशन नहीं होगा, नहीं होगा ना, तो क्या, उसकी मजबूरी, भोजन पकाना, कपड़े धोना, चाहे जो भी चीज होती है उसकी बाध्यता होगी, मजबूरी होगी, है ना। तो सी मस्ट कुक द फूड, है ना, उसे अवश्य ही भोजन पकाना चाहिए, उसे जरूर ही भोजन बनाना चाहिए, ये उसकी मजबूरी है, उसकी बाध्यता है, ठीक है। तुम्हें तुम्हें डॉक्टर से अवश्य मिलनी चाहिए, चाहे तुम्हें डॉक्टर से तुरंत मिलना चाहिए। इसका अनुवाद यहां देखिए, यू मस्ट सी द डॉक्टर, ठीक है बेटा, तुम्हें डॉक्टर से तुरंत मिलना चाहिए, अवश्य मिलना चाहिए, तुरंत लिख दो, यू मस्ट सी द डॉक्टर एट वंस, ठीक है बेटा। यहाँ सी का अर्थ क्या होगा, देखना नहीं होगा, सी का अर्थ मिलना होगा। सी का अर्थ क्या होता है, सी माने देखना, सी माने समझना, सी माने मिलना भी होता है, अंडरस्टैंड। अब देखिए, तो यू मस्ट सी द डॉक्टर एट वंस, तुम्हें डॉक्टर से अवश्य मिलना चाहिए। मान लीजिए तुम्हारी कंडीशन काफी दयनीय है, क्रिटिकल है, तुम्हारी मतलब तबीयत फीवर ज्यादा है ना, तो ऐसे में तुम्हारी क्या मजबूरी होती है कि तुम्हें डॉक्टर से अवश्य मिलना चाहिए, ये तुम्हारी बाध्यता है, मजबूरी है, आवश्यकता है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ पर बेटा जो कॉन्सेप्ट नंबर 1 है, इसमें जो कंपल्सन, जो नेसेसिटी है, इस प्रकार के वाक्य में यहाँ पर जो है आपको समझ में आया होगा। तो कॉन्सेप्ट नंबर 1 में कंपल्सन नेसेसिटी के माध्यम से यहाँ पर जितने मैंने एग्जांपल दिया, मुझे विश्वास है कि इसको आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। इसको आप नोट कर लो सारे बच्चे, नोट हो गया। चलिए आगे हम पढ़ते हैं इसको। सारे बच्चे बोर्ड पर देखें आप ध्यान से। अभी चलो देखो यहाँ पर कॉन्सेप्ट नंबर 2, कॉन्सेप्ट नंबर 2। तो कॉन्सेप्ट नंबर 2 क्या है, मॉरल ऑब्लिगेशन है बेटा। यहां देखिए, मॉरल ऑब्लिगेशन, ठीक है बेटा, मॉरल ऑब्लिगेशन अर्थात नैतिक कर्तव्य, नैतिक कर्तव्य, ठीक है। चलो ध्यान दो, अब यहां देखो नैतिक कर्तव्य क्या है, तो दूसरा कॉन्सेप्ट में पढ़ेंगे मॉरल ऑब्लिगेशन, यानी कि ड्यूटी क्या है, कर्तव्य क्या होता है। अब देखिए, तो मस्ट का प्रयोग में दूसरा कॉन्सेप्ट है मॉरल ऑब्लिगेशन क्या है, जैसे छात्रों को या विद्यार्थियों को अपने माता पिता की आज्ञा माननी चाहिए, छात्रों को अपने से बड़ों का पालन करना चाहिए, हमें अपने से बड़ों से या छोटों से प्यार करना चाहिए, अवश्य प्यार करना चाहिए। ये क्या है, मॉरल, नैतिक कर्तव्य हमारा है। हमें अपने देश की सेवा अवश्य करनी चाहिए, है कि नहीं है। तो ये क्या है, मॉरल ऑब्लिगेशन है। तुम्हें अपने कर्तव्यों का निर्वहन अवश्य करना चाहिए, प्रत्येक व्यक्ति को अपने देश की सेवा करनी चाहिए, अवश्य करना चाहिए। ये क्या है, सब मॉरल नैतिक है ना। हमें अपने माता पिता की देखभाल अवश्य करना चाहिए, उनकी पालन करना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए। ये सब मॉरल ऑब्लिगेशन अर्थात नैतिक कर्तव्य के रूप में आते हैं, ठीक है। तो आइए इसको एग्जाम्पल के रूप में हम समझते हैं। यहाँ देखो, जैसे छात्रों को अपने माता पिता की आज्ञा अवश्य माननी चाहिए, यहाँ पर देखो अनुवाद होगा स्टूडेंट्स, सारे बच्चे ध्यान दो बोर्ड पे, स्टूडेंट्स मस्ट ओबे दियर पेरेंट्स। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, हिंदी लिख लो बेटा, है ना। छात्रों को या विद्यार्थियों को अपने माता पिता के, ना,
यहाँ पर अपने का अनुवाद लिख लूँ ओबे, यहाँ पर डियर हो गया बेटा THEIR, डियर पेरेंट्स। ठीक है बेटा, यहाँ देखो स्टूडेंट्स मस्ट ओबे देयर पेरेंट्स, छात्रों को अपने माता पिता की आज्ञाओं से माननी चाहिए, छात्रों को अपने माता पिता का पालन अवश्य करना चाहिए। ये क्या है? नैतिक कर्तव्य है। नैतिक कर्तव्य हमारा कर्तव्य है। आई बात समझ ना? अभी आगे और लिखो हमें अपने से बड़ों का पालन अवश्य करना चाहिए, चाहे हमें अपने से बड़ों का सम्मान अवश्य करना चाहिए। इसका अनुवाद यहाँ पर लिखो वी मस्ट, है ना बेटा, रेस्पेक्ट, है ना, वी मस्ट रेस्पेक्ट आवर एल्डर्स। ध्यान दो, बड़े ध्यान से देखो यहाँ पर सारे बच्चे ध्यान दो, वी मस्ट रेस्पेक्ट आवर एल्डर्स, हमें अपने से बड़ों का सम्मान करना चाहिए, उनका पालन करना चाहिए। पालन करना, उनकी आज्ञा मानना चाहिए। आप ओबे लिख दो, ऐसे बोल दो वी मस्ट ओबे आवर एल्डर्स हो गया। समझ पा रहे हो? हमें अपने से, चाहे हमें छोटों से, हमें छोटों बच्चों से प्यार अवश्य करना चाहिए। तो क्या होगा? वी मस्ट लव द लिटिल चिल्ड्रेन हो जाएगा। क्लियर? कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि इसमें क्या नैतिक कर्तव्य हो गया, है ना। प्रत्येक व्यक्ति को अपने देश की सेवा अवश्य करनी चाहिए। इसका अनुवाद यहाँ बना लो, प्रत्येक व्यक्ति को, है ना, एवरी पर्सन, चाहे एवरीवन लिख दो, एवरीवन मस्ट, ठीक है, एवरीवन मस्ट सर्व, है ना, एवरीवन मस्ट सर्व हिज कंट्री। समझ पा रहे हो? हाँ देखिए, है ना, एवरीवन चाहे एवरीबॉडी होगा, एवरीबॉडी चाहे एवरीवन चाहे एवरी पर्सन मस्ट सर्व हिज कंट्री, प्रत्येक व्यक्ति को अपने देश की सेवा अवश्य करनी चाहिए। ये क्या है? नैतिक कर्तव्य है अपना, है ना, ये कर्तव्य है, ये हमारा अवश्य कर्तव्य है कि हमें देश की सेवा करना चाहिए, हमें देश की हिफाजत करना चाहिए। ये क्या है? ये हमारा नैतिक कर्तव्य, धर्म है। ठीक है ना। अभी और इसमें वाक्य दीदी लिख लो, इसमें वाक्य तुम्हें अपने वादों का अवश्य निभाना चाहिए, तुम्हें अपने वादों का अवश्य निभाना चाहिए। लिख लो यू मस्ट कीप योर प्रॉमिस, है ना, प्रॉमिजेज, PROMISES, है ना, प्रॉमिस, यानी कि आपने किसी से अगर यह वादा किया है, प्रॉमिसेस किया है, तो उसको आपको निभाना चाहिए, उसको पूरा करना चाहिए। ठीक है, तो यू मस्ट कीप योर प्रॉमिसेस, तुम्हें अपने वादों को अवश्य पूरा करना चाहिए, अवश्य निभाना चाहिए। तो पा रहे हो? तो ये क्या है? मॉरल ऑब्लिगेशन हुआ। तो हमने क्या सेकंड कॉन्सेप्ट नंबर सेकंड में सीखा कि मस्ट का प्रयोग मॉरल ऑब्लिगेशन अर्थात जो नैतिक जो कर्तव्य है उसके लिए भी किया जाता है। आई बात समझ में? इसको नोट कर लो, या तो स्क्रीनशॉट ले लो तो नोट कर लो। हो गया। अब इससे बेटा आप बहुत सारे वाक्य आप बोलकर खुद आप कर सकते हो। ठीक है, चलिए आगे हम पढ़ते हैं, ध्यान से देखो। बड़े ध्यान से देखो बोर्ड पे। अगला कॉन्सेप्ट देखो बेटा यहां पर, फर्म डिटर्मिनेशन। सारे बच्चे ध्यान दो। फर्म डिटर्मिनेशन अर्थात इसका हिंदी क्या होगा? दृढ़ निश्चय, दृढ़ निश्चय। ठीक है, कॉन्सेप्ट नंबर थर्ड यहां लिख लो। ठीक है, ध्यान दो सारे बच्चे, यहां देखो। तीसरा कॉन्सेप्ट नंबर है फर्म डिटर्मिनेशन। ठीक है, दृढ़ निश्चय, यानी कि जो बात अवश्य, यानी कि जो निश्चित हो, जो अवश्य ही जिस काम को किया जाना चाहिए, जो निश्चित हो, जिसको हम अवश्य, हमें चाहे आपको किसी को भी वो कार्य अवश्य करना चाहिए, वो निश्चित यहाँ पर फर्म डिटर्मिनेशन होता है, फर्म डिटर्मिनेशन होता है। तो फर्म डिटर्मिनेशन में क्या होता है? जैसे मैंने बोला तुम्हें एक सेना होना चाहिए, चाहे तुम्हें एक सैनिक होना चाहिए, है ना, उसे 20 वर्ष का अवश्य होना चाहिए, उसे एक गायक होना चाहिए, उस लड़की को डांसर अवश्य होना चाहिए, उस लड़की को डांसर अवश्य होना चाहिए, तुम्हें इस वर्ष इस परीक्षा को अवश्य पास करना चाहिए। ये क्या है? फर्म डिटर्मिनेशन है। तुम्हारे पिताजी को 50 वर्ष अवश्य होना चाहिए, या उन्हें 50 वर्ष का अवश्य होना चाहिए। ठीक है, ये क्या है? फर्म डिटर्मिनेशन है। तुम्हें यह कार्य अवश्य करना चाहिए,
यानी कि यहाँ पर जो है किसी कार्य को यहाँ पर जो है जैसे जोर देना होता है, यहाँ पर निश्चित जो कार्य समझिए, कार्य को करना निश्चित है तो निश्चित है, वहां पर फॉर्म डिटर्मिनेशन होगा। आई बात समझ? यहाँ देखिए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हो। जैसे लिखिए, उसे एक नेता अवश्य होना चाहिए। अब यहाँ देखिए अनुवाद हो जाएगा, ही मस्ट बी, है ना, ही मस्ट बी अ लीडर। ठीक है बेटा, इसका हिंदी अर्थ क्या होगा? उसके अंदर क्या होगा, लिख लो हिंदी, उसे एक नेता अवश्य होना चाहिए। क्या है? दृढ़ निश्चय है। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? अब यहाँ होना की इंग्लिश क्या होगा बेटा? बी होगा। ठीक है, उस लड़की को एक, है ना, उस लड़की को एक गायक अवश्य होना चाहिए। यहाँ पर लिखो, दैट गर्ल मस्ट बी, दैट गर्ल मस्ट बी अ सिंगर। समझ पा रहे हो? देखो ध्यान से, दैट गर्ल मस्ट बी अ सिंगर, उसे 20 वर्ष का अवश्य होना चाहिए। उसे 20 वर्ष का अवश्य होना चाहिए, निश्चित रूप से, फर्म डिटर्मिनेशन। ठीक है, यहां पर हो जाएगा, ही मस्ट बी 20 years ओल्ड। ध्यान दो सारे बच्चे, यहां पर देखो कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, ही मस्ट बी 20 years ओल्ड। आएगा समझ? आगे देखो, अभी देखो, उसे, है ना, उसे ईमानदार अवश्य होना चाहिए, उसे ईमानदार अवश्य होना चाहिए। लिख लो यहाँ पर ही लिख दो चाहे सी लिख दो, सी चाहे ही, दोनों सही है। ठीक है, ही या सी मस्ट बी ऑनेस्ट। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? छात्रों को लाइब्रेरी में अवश्य होना चाहिए। क्या है? फर्म डिटर्मिनेशन, फिक्स्ड है, निश्चित है कि उन्हें लाइब्रेरी में होना चाहिए। यहाँ लिख लो, स्टूडेंट्स मस्ट बी इन द लाइब्रेरी। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? देखो ध्यान से, स्टूडेंट्स मस्ट बी इन द लाइब्रेरी। ठीक है बेटा, तो जहां पर फर्म डिटर्मिनेशन की बात की जाए, यानी कि फिक्स्ड मतलब जो है निश्चित हो कार्य करने के लिए, वहां पर जो है हम मस्ट का प्रयोग कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट नंबर 3 में हमने ये पढ़ा। ठीक है, इसको आप नोट कर लो सारे बच्चे। हो गया बेटा? चलो हम आगे पढ़ते हैं, यहाँ पर ध्यान दो। आगे देखो ध्यान से, चलो देखो बोर्ड पे ध्यान से सारे बच्चे। अगला है सुझाव। सुझाव लेने के लिए बेटा, या सुझाव देने के लिए, आप देखिए कॉन्सेप्ट नंबर 4। यहां लिख लो, टू एक्सप्रेस एडवाइस। ठीक है बेटा, अर्थात सलाह व्यक्त करने के लिए। ठीक है बेटा, चलो ध्यान दो। चलो और इसको एग्जांपल हम समझते हैं। सारे बच्चे ध्यान दो। चलो देखो यहाँ पर चौथा कॉन्सेप्ट है, टू एक्सप्रेस एडवाइस, सलाह व्यक्त करने के लिए। सलाह मतलब क्या है? तुम्हें वहां अवश्य जाना चाहिए। क्या है? सुझाव है। तुम्हें अवश्य पढ़ना चाहिए। क्या है? सुझाव है। उसे अवश्य खेलना चाहिए। सुझाव है कि नहीं है? नहीं है, है। तुम्हें प्रतिदिन एक सेब अवश्य खाना चाहिए, है ना। उसे प्रतिदिन दूध अवश्य पीना चाहिए। क्या है? सुझाव है। ये क्या है? सुझाव है। तुम्हें उससे बात करनी नहीं चाहिए। सुझाव है। आई बात समझ में? तो इस प्रकार के वाक्यों में यहाँ पर जो मस्ट का प्रयोग कॉन्सेप्ट नंबर 4 में सुझाव व्यक्त करने के लिए करते हैं। तो एग्जाम्पल ले लो बेटा कुछ। चलो देखो ध्यान से, यहाँ पर जैसे ध्यान दो, तुम्हें वहां अवश्य जाना चाहिए। लिखो यहाँ पर, यू मस्ट गो देयर। ये क्या व्यक्त कर रहा है? क्या है? सुझाव, एडवाइस है। अभी और आगे देखो, यू मस्ट गो देयर, है ना। तुम्हें उससे बात करनी नहीं चाहिए। तुम्हें उससे बात करनी नहीं चाहिए, चाहे हमें उससे बात करनी नहीं चाहिए। क्या है? सुझाव है। लिख लो यहां पर, वी मस्ट नॉट
टॉक, वी मस्ट नॉट टॉक टू हिम। ठीक है बेटा, अवश्य, ठीक है, वी मस्ट नॉट टॉक टू हिम, हमें उससे बात अवश्य ही नहीं करना चाहिए। ठीक है, और आगे वहां पर लिख लो, तुम्हें अवश्य पढ़ना, उससे अवश्य पढ़ना चाहिए। और लिखो एग्जाम्पल, ही मस्ट रीड लिख दो यहां पर, या स्टडी लिख दो। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, उससे अवश्य पढ़ना चाहिए, है ना, उन्हें अवश्य खेलना चाहिए, चाहे बच्चों को अवश्य खेलना चाहिए, क्या है, सुझाव है। लिखो और वाक्य लिख लो, चिल्ड्रेन मस्ट प्ले। समझ पा रहे हो, है कि नहीं है, इस पे वाक्य चाहो तो जितना बोल सकते हो। तुम्हें प्रतिदिन 1 गिलास दूध अवश्य पीना चाहिए, ये क्या है, सुझाव है ना। तुम्हें प्रतिदिन जो है तुम्हें प्रतिदिन व्यायाम अवश्य करना चाहिए, तुम्हें, है ना, उसे प्रतिदिन सुबह में भोर में अवश्य टहलना चाहिए, क्या है, सब सुझाव की बातें। तुम्हें प्रतिदिन 1 सेब अवश्य खाना चाहिए, ये क्या है, सुझाव है। तो ये सारी बातें कॉन्सेप्ट नंबर 4 में मस्ट का प्रयोग सुझाव व्यक्त करने के लिए करते हैं। ठीक है, इसको नोट कर लो। हो गया, चलो आगे हम पढ़ते हैं बेटा, ध्यान दो। बोर्ड पर ध्यान देते रहो। अब यहां देखो बेटा, कभी कभी मस्ट के साथ हैव का प्रयोग होता है बेटा, कभी कभी मस्ट के साथ हैव का प्रयोग होता है। जैसे ध्यान दीजिए यहां पर कॉन्सेप्ट नंबर 5 में बेटा, ध्यान दो, कॉन्सेप्ट नंबर 5, तो 5 में क्या बेटा, यहां देखिए मस्ट हैव। ठीक है, जब मस्ट के साथ हैव आएगा तो क्या होगा, मस्ट के साथ जब हैव आएगा तो क्या होगा, अब इसके बारे में ध्यान दीजिए। सबसे पहली बात, मस्ट हैव का प्रयोग कब होगा, कहां होगा, और इसका पहचान क्या होगा। तो सबसे पहले इसकी पहचान आइडेंटिफिकेशन यहाँ बता दे रहे हैं, कैसे इसको आइडेंटिफाई करोगे। यहां देखिए इसका अर्थ हो जाएगा, ये हो जाएगा अवश्य, ध्यान दो बेटा यहां पर, अवश्य चाहिए था, जरूर चाहिए था। ठीक है, देखो ये इसका पहचान है। जब वाक्य में मस्ट हैव आएगा तो अवश्य चाहिए था, जरूर चाहिए था, या होगा, ई होगी, आ होगा, इन शब्दों के साथ अवश्य, है ना, अवश्य, जरूर, पक्का जैसे शब्द यहाँ पर प्रयुक्त होते हैं। एक बार पुनः, जब वाक्य में मस्ट हैव का प्रयोग होगा तो इसका जो पहचान आएगा वाक्य के लास्ट में, यानी किन शब्दों पर वाक्य समाप्त होगा। जैसे वाक्य देखिए, वाक्य में क्या हो सकता है पहचान के रूप में, अवश्य चाहिए था, जरूर चाहिए था, या होगा, ई होगी, आ होगा, इन सभी शब्दों के साथ पक्का, अवश्य, जरूर जैसे शब्द जो है प्रयुक्त होते हैं, जुड़े रहते हैं। आई बस हमने ये तब इसका पहचान हो गया। ठीक है, अब इसका प्रयोग मस्ट हैव का प्रयोग कब करते हैं, कैसे होता है। अब देखो इसका प्रयोग वहां होता है, ध्यान दीजिए, जैसे मान लीजिए पास्ट में जब कोई कार्य अर्लियर पास्ट में, यानी कि पहले पास्ट में कोई काम हो गया हो, जब कोई कार्य अर्लियर पास्ट यानी कि क्या भूतकाल में कोई काम हो गया हो और उसको निश्चित रूप से हमें गेस करना हो, अनुमान करना हो, तब वहां पर जो है मस्ट हैव का हम प्रयोग करते हैं। लेकिन एक बात यह ध्यान रहे कि ये जो प्रयोग होता है ये मात्र जो है इसके प्रयोग से आप संभावना होती है, इसका जब प्रयोग होता है तो मात्र लगभग 90% ही आशा होती है कि यह वाक्य सही होगा। 90% ही सही हो सकता है, पूरा 100% नहीं सही हो सकता है। एक बार पुनः देखिए, इसका जो प्रयोग होता है बेटा ना, अर्लियर पास्ट, जब भी कोई काम पहले भूतकाल में हो चुका होता है तो उसको गेस करने के लिए, उसको अनुमान करने के लिए, निश्चित उसको अनुमान करने के लिए जो है हम इसका प्रयोग मस्ट हैव का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना, और इस प्रयोग से मात्र 90% तक ही सही होता है कि काम होता है, 100% नहीं होता है। आई बात समझ ना। अब देखिए ध्यान से, मस्ट हैव के साथ हमेशा क्रिया के थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। क्या होता है थर्ड फॉर्म, ध्यान दो। अब देखिए यहां पर जैसे कि अर्लियर पास्ट, अर्लियर पास्ट हो गया, ठीक है ना, यानी कि पहले जो काम हो चुका होता है। आई बात समझ ना, यह हो गया ध्यान से।
इसमें गेस अनुमान होता है, अनुमान करने के लिए होता है। और देखो मस्ट हैव के साथ यहाँ पर क्या होता है, मस्ट हैव, है ना, इसके साथ बेटा हमेशा भी3 का प्रयोग होता है। क्या होता है, भी3, ठीक है। यानी कि एक बार पुनः, जब कोई कार्य अर्लियर पास्ट में हो चुका होता है तो उसको हम निश्चित रूप से गेस करने के लिए मस्ट हैव का प्रयोग करते हैं। और इसके प्रयोग से ऐसा होता है कि मात्र जो काम होता है 90% ही होता है। कितना परसेंट होता है बेटा, 90%। आई बात समझ ना, ठीक है। और तीसरी बात, मस्ट हैव के साथ हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। अब बाकी आप पहचान बता दिए, अब क्या जरूरी है, हमें एग्जाम्पल। तो आइए इस वाक्य है ना मस्ट हैव का प्रयोग को हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। ध्यान दो सारे बच्चे, देखो यहाँ पर ध्यान से। जैसे एक वाक्य लिखिए, तुम्हें उसकी बात सुननी ही नहीं चाहिए थी। तुम्हें उसकी बात सुननी ही नहीं चाहिए थी। ठीक है बेटा, तुम्हें उसकी बात सुननी ही नहीं चाहिए थी। ये क्या है, अवश्य। ठीक है, अवश्य यहां पर लगा सकते हो। तुम्हें उसकी बात अवश्य ही नहीं सुननी चाहिए थी, ये भी सही है। आई बात समझ, अवश्य, ठीक है। और यहाँ पर वाक्य और लिख लीजिए। लिख लो यहाँ पर वाक्य, हमें वहां जाना ही नहीं चाहिए था। हमें वहां जाना ही नहीं चाहिए था। क्या, अवश्य। यहां अवश्य लिख सकते हो बेटा, ठीक है। इस वाक्य में अवश्य प्रयोग कर सकते हो, हमें वहां अवश्य ही नहीं जाना चाहिए था। ठीक है, देखो ध्यान से। और वाक्य यहां पर लिखो, महारानी विक्टोरिया, महारानी विक्टोरिया के बारे में, महारानी विक्टोरिया के बारे में आप, है ना, महारानी विक्टोरिया के बारे में आपने अवश्य सुना होगा। है ना, महारानी विक्टोरिया के बारे में आपने अवश्य सुना होगा। लिख लो इसको, अवश्य सुना होगा। ध्यान दीजिए यहां पर। चलिए देखिए, आइए इसको इंग्लिश हम बनाते हैं। सारे बच्चे ध्यान दो, तुम्हें उसकी बात सुननी ही नहीं चाहिए थी। इसको आप ऐसे बोल सकते हो, तुम्हें उसकी बात अवश्य नहीं सुननी चाहिए थी। दोनों यहाँ पर लिख सकते हो। आई बात समझ, देखो इसका पहचान हो गया, हुआ ना। अब ऐसे प्रयोग में यहाँ पर क्या है, ध्यान दो। जैसे कहने मतलब है अर्लियर कोई पास्ट में, जरा वाक्य देखो ध्यान से, तुम्हें उसकी बात सुननी नहीं चाहिए थी। यानी कि तुम्हारे और उसके में कोई वार्तालाप है, जो कन्वर्सेशन वो पहले हो चुकी है, और उसको हम निश्चित रूप से यहाँ पर ज्ञान, मतलब क्या, उसको निश्चित रूप से गेस कर रहे हैं, अनुमान कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखो ये बात लगभग 90% सही हो सकती है, सही हो सकती है, 100 में 100 नहीं। ठीक है ना। तो वही मैंने कहा कि जब भी कोई कार्य अर्लियर पास्ट में हो चुका होता है, चाहे हो गया होता है, तो उसको निश्चित रूप से गेस करने के लिए, अनुमान करने के लिए हम मस्ट हैव का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और मस्ट हैव के प्रयोग के साथ हमेशा बेटा क्या, क्रिया के थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। और इसकी जो पहचान है हिंदी में, अवश्य चाहिए था, जरूर चाहिए था, या होगा, ई होगी, ये होंगे, इन शब्दों के साथ अवश्य, पक्का जैसे शब्द जो है प्रयुक्त होते हैं, जुड़े रहते हैं। आइए इंग्लिश यहाँ बनाते देखिए। अब इसका इंग्लिश हो जाएगा, यू मस्ट, निगेटिव बेटा नाथ लगा दो, यू मस्ट नॉट हैव। ठीक है, देखिए ध्यान से, यू मस्ट नॉट हैव। अब यहाँ सुनना की इंग्लिश क्या होगा, हियर होगा, चाहे लिसन, यहाँ पर लिसन का प्रयोग करते हैं ना। यू मस्ट नॉट हैव लिसेंड, LISTENED। ठीक है, यू मस्ट नॉट हैव लिसन टू हिम। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। नीचे देखो, हमें वहां जाना ही नहीं चाहिए था। अब यहां देखिए, वी मस्ट नॉट हैव, क्या होगा, जाना क्रिया गो होता है, गो का थर्ड फॉर्म क्या होता है, गॉन। क्लियर हुआ, वी मस्ट नॉट हैव गॉन देयर। देखिए यहां पर ध्यान से, क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट, हमें वहां जाना ही नहीं चाहिए था, वी मस्ट नॉट हैव गॉन देयर। क्लियर हुआ। नीचे देखो, महारानी विक्टोरिया के बारे में आपने अवश्य सुना होगा।
देखिए सुना होगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए इसका अनुवाद हो जाएगा, यहाँ पर कर्ता क्या है, आपने, यू मस्ट हैव, ध्यान दो बेटा, यू मस्ट हैव हर्ड, यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट द क्वीन विक्टोरिया। देखो ध्यान से सारे बच्चे, यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट द क्वीन विक्टोरिया। यहाँ देखिए मस्ट हैव के साथ क्रिया थर्ड हो, ऊपर देखिए यहाँ पर मस्ट हैव के साथ लिसन क्रिया थर्ड है, यहाँ मस्ट हैव के साथ गॉन, गो का थर्ड फॉर्म गॉन है, यहाँ मस्ट हैव के साथ क्या है, हर्ड, हियर का थर्ड फॉर्म है। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ सारे बच्चे, ध्यान दो। तो इस प्रकार से आप कई सारे वाक्य बना सकते हो, जैसे आपने महात्मा गांधी का नाम सुना होगा, है ना, तो ये सभी वाक्य जो है मस्ट हैव का प्रयोग होगा, इनमें क्रिया का थर्ड होगा, ठीक है। इसको नोट कर लो सारे बच्चे, हो गया नोट। चलो आगे हम पढ़ते हैं बेटा, ध्यान दो। सारे बच्चे बोर्ड पर देखो, यहाँ पे देखो ध्यान से यहाँ पे। अबे देखो सारे बच्चे कॉन्सेप्ट नंबर 6, अब यहाँ पर क्या पढ़ेंगे, देखो मस्ट का प्रयोग पैसिव वॉइस में, ठीक है। अब यहाँ देखिए जो मस्ट का प्रयोग यहाँ पढ़ेंगे बेटा पैसिव वॉइस में पढ़ेंगे। मस्ट का प्रयोग पैसिव, मस्ट का प्रयोग पैसिव है ना बेटा, वॉइस, ठीक है। अब ध्यान दो यहाँ पर सारे बच्चे, ध्यान दो, लिख लो, जब लिख लो, हम बोल रहे हैं जब मस्ट का, ध्यान दीजिए, जब मस्ट का प्रयोग पैसिव वॉइस में किया जाता है ना, जब मस्ट का प्रयोग पैसिव वॉइस में किया जाता है तो मस्ट के, है ना, तो मस्ट के साथ बी का प्रयोग प्लस क्रिया का थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। एक बार पुनः, जब भी मस्ट का प्रयोग पैसिव वॉइस में किया जाता है तो मस्ट के बाद मस्ट भी है, मस्ट के बाद जो है क्या, बी का प्रयोग करते हैं, और बी का कौन सा फॉर्म होता है, थर्ड। अर्थात यहाँ पर स्ट्रक्चर देखिए आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मस्ट प्लस बी प्लस क्रिया का थर्ड फॉर्म, ये देखिए स्ट्रक्चर हो जाएगा। समझ पा रहा हो, एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं हम, ध्यान दो। ये सब वाक्य यहाँ देखिए, एक्टिव वॉइस लो, यहाँ पर वाक्य जैसे वी मस्ट, लिखो वी मस्ट ओबे द ट्रैफिक रूल्स, ध्यान दो, ठीक है। एक वाक्य और लिखो, he must pay his taxes, कर, उसे अपने कर को अवश्य जमा करना चाहिए। अब सारे बच्चे ध्यान दो, यह वाक्य क्या है, एक्टिव वॉइस का है ना, ये भी वाक्य एक्टिव वॉइस का है। तो जब किसी एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो मस्ट के साथ हम बी का प्रयोग करते हैं, प्लस के साथ थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। आई बात समझ में, तो यहाँ पर मस्ट है, मॉडल और कृत में हो गया, और मॉडल और का जब भी पैसिव बनता है बेटा यहाँ पर क्रिया का थर्ड होता है, यानी कि यहाँ पर मॉडल मतलब मॉडल क्या होगा, देखिए मस्ट, शुड, मे, माइट, कुड हो सकता है, कैन भी हो सकता है। तो कभी भी ध्यान दीजिए मॉडल और को पैसिव बदला जा सकता है, तो इसके साथ आपको बी का प्रयोग करना होता है, और यहाँ पर क्रिया कौन सा फॉर्म, थर्ड फॉर्म होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि मॉडल और जितने आपने पढ़ा उन मॉडल वर्ड को पैसिव वॉइस में आप प्रयोग कर सकते हो, जिसमें से एक मॉडल क्या है, मस्ट है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर, तो वी मस्ट ओबे द ट्रैफिक रूल्स, हमें यातायात के नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए, मानना चाहिए। अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है, द ट्रैफिक रूल्स, यह हो जाएगा द ट्रैफिक रूल्स, द ट्रैफिक रूल्स मस्ट बी, है ना, द ट्रैफिक रूल मस्ट बी ओबेड, क्या हो जाएगा बेटा, ओबेड बाई अस। देखिए ध्यान से यहाँ पर, ये देखो ऑब्जेक्ट यहाँ आ गया, ठीक है,
द ट्रैफिक रूल्स मस्ट के साथ देखो बी हो गया, अब प्लस क्रिया का थर्ड, इसमें क्रिया क्या है, ओबे है, तो ओबेड हो गया। द ट्रैफिक रूल है ना बेटा, द ट्रैफिक रूल्स मस्ट बी ओबेड बाई अस। यहाँ पर देखो, ये देखो इसमें ऑब्जेक्ट यहाँ पर आता है पैसिव वॉइस में, है ना, उसके बाद यहाँ पर क्रिया उठ का आती है ना, यहाँ पर मॉडल वर्ब आ गया, उसके बाद यहाँ पर बी क्रिया थर्ड हो गया, और जो यहाँ पर जो शुरू में जो सब्जेक्ट होता है वो लास्ट में क्या बाय प्लस ऑब्जेक्टिव केस हो जाता है, ठीक है। द ट्रैफिक रूल्स मस्ट बी ओबेड बाय अस, यानी कि यातायात के नियमों का, है ना, जो पालन है हमारे द्वारा किया जाना चाहिए, अवश्य किया जाना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ही मस्ट पे हिज टैक्सेस, और इसमें हिज टैक्सेस को यहाँ पर ला दो, ये हो जाएगा हिज टैक्सेस, क्या हो जाएगा बेटा, मस्ट बी, पे का थर्ड फॉर्म क्या होता है, पेड होता है ना, हिज टैक्सेस मस्ट बी पेड बाय हिम। ध्यान दो, हिज टैक्सेस यहाँ पर आ गया आउट कर, ठीक है, मस्ट यहाँ पर हो गया, प्लस यहाँ पर देखो नियम के अनुसार बी हो गया, उसके बाद से क्रिया का थर्ड, तो पे का थर्ड फॉर्म क्या होता है बेटा, पेड होता है, ठीक है। तो हिज टैक्सेस मस्ट बी पेड बाय, और यहाँ पे ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हिम होता है, ठीक है। तो हिज टैक्सेस मस्ट बी पेड बाय हिम। चलो ध्यान दो, तो इस प्रकार से मस्ट के प्रयोग में बेटा जितना यहाँ पर जितने कॉन्सेप्ट थे, जितने प्रकार से थे, मैंने आपको पूरा डिटेल में इसको बताया, अच्छी तरह से मुझे बताया, आपको हमने बताया। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी विद्यार्थियों को, सभी छात्रों को, मेरे प्यारे दोस्तों को आज का जो मॉडल वर्ब जो मस्ट था वो बहुत ही अच्छी तरह समझ में आया होगा। फिर भी इसमें कोई दिक्कत होगा तो हमें आप जो है कमेंट, है ना, कमेंट के माध्यम से बताएंगे, आपकी जो है बातों को हम अवश्य सुनेंगे, उसका रिप्लाई हम अवश्य देंगे, ठीक है। तो आज की जो वीडियो है, आप लोग को इस वीडियो में जितना मैंने बताया उसके बारे में आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा, मुझे पूर्ण विश्वास है, ठीक है बेटा। तो आज का वीडियो हम यही अंत करते हैं, और पुनः हम लोग अगले वीडियो मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी विद्यार्थियों को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।